नमस्कार दोस्तों। बंगाल में जो हुआ और अभी भी अंडे, जूते, चप्पल जिस तरह से चल रहे हैं वो सामान्य घटना नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं क्या बातें कर रहा हूँ। बातें करना ज़रूरी है क्योंकि आज बंगाल बदला है, आने वाले समय में पूरा देश बदलने जा रहा है। हो सकता है इस देश में कोई और पार्टी रहे ही ना, या फिर जो रहे उसका रहना नहीं रहने के बराबर हो। टीएमसी के साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है ना। पहले जनता ने इसे आंखों पर बैठाया, एक बार नहीं 3-3 बार सत्ता की चाबी सौंपी, लेकिन बंगाल को बांग्लादेश की तरह चलाने वाले टीएमसी नेताओं से जनता इतनी नाराज हो गई कि अब हाल ये है कि टीएमसी के नेताओं के कि वे डर के कारण घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो बंगाल में ये राजनीतिक उथल पुथल देश के राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आज के इस वीडियो में हम इस बात पर बात करेंगे कि टीएमसी में क्या क्या उथल पुथल हो रहा है, साथ ही हम इसके पीछे की असल इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि ममता बनर्जी के सबसे पुरानी साथी काकोली घोष ने बगावत क्यों की, अभिषेक बनर्जी को उनके ही कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार क्यों होना पड़ा, और सबसे बड़ी बात, इस पूरी टूट फूट का दिल्ली की संसद, परिसीमत और देश की बहुदलीय व्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो लेकर आएँ वो आप तक समय पर पहुँचता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बंगाल में इस राजनीतिक भूचाल की शुरुआत चुनाव का तुरंत बाद हुई। चुनाव से एक दिन पहले तक टीएमसी के नेता जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। मुर्शिद जार सखा तार किशोर भावना আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। लेकिन जब नतीजे उम्मीद के उलट आए तो ममता बनर्जी ने अपने घर काली घाट पर एक आपातकालीन समीक्षा बैठक बुलाई। ये घर उनका देखा जाए तो कार्यालय भी है और घर भी है। इस बैठक में हार की हताशा और गुस्सा साफ देखी जा सकती थी, और इसी गुस्से की पहली शिकार बनी काकोली घोष। काकोली कोई आम नेता नहीं है, वो 70 के दशक से ममता बनर्जी के साथ साये की तरह रही है। लेकिन उस बैठक में ममता बनर्जी ने अचानक काकोली को लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप यानी मुख्य सचेतक के पद से हटा दिया और उनकी जगह कल्याण बनर्जी को नियुक्त कर दिया। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया। दोस्तों, दरअसल टीएमसी के भीतर लंबे समय से दो गुट काम कर रहे हैं। एक पुराना जमीनी काडर और दूसरा कंसल्टेंट्स द्वारा चलाया जा रहा कॉर्पोरेट स्टाइल का नया काडर। कल्याण बनर्जी को उसके बेहद आक्रामक और मुखर अंदाज के लिए जाना जाता है, और शायद ममता बनर्जी को संसद में एक ऐसे ही चेहरे की तलाश थी। तो कल्याण बनर्जी का उनको इंतजार था, लेकिन काकोली के लिए यह सिर्फ एक पद छीनना नहीं था, क्योंकि कल्याण बनर्जी से उन्होंने रिप्लेस तो कर दिया, लेकिन उनको ये लगा कि दशकों तक मैंने वफादारी निभाई और ममता बनर्जी ने उसी वफादारी का एक तरह से बंगाल ही नहीं पूरे देश में सरेआम अपमान कर दिया। तो वे आपा खो बैठी और उन्होंने पब्लिकली पार्टी में वीवीआईपी कल्चर और सलाहकारों के बढ़ते दखल पर अपनी भड़ास निकाली और पुरानी स्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स के खत्म होने का दुख जताया। उनकी इस नाराजगी को बीजेपी ने तुरंत भाप लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिना समय गंवाए काकोली को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी, जो इस बात का खुला इशारा था कि बगावत की स्क्रिप्ट अब दिल्ली से लिखी जा रही है। हो सकता है काकोली को शायद यहाँ बीजेपी के चाणक्य शाह का साथ मिला हो। उनको एक बार लगा कि बीजेपी का आला कमान साथ खड़ा है, तो उन्होंने अपने साथ जो भी हुआ उसे बीजेपी द्वारा खातेदारी और टीएमसी द्वारा वादा खिलाफी के रूप में देखा, और बीजेपी में अपना फ्यूचर देखते हुए दावा कर दिया कि टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसद उनके साथ हैं। इस बगावत की आग को धका दिया किसी ने सबसे ज्यादा, तो वो हैं अभिषेक बनर्जी। कम उम्र, अनुभव के मामले में जीरो, लेकिन टीएमसी के भीतर उनका बढ़ता रुतबा कई पुराने विधायकों और नेताओं की आंखों में कांटे की तरह खटकने लगा। पार्टी के भीतर यह धारणा बन चुकी थी कि सारा कंट्रोल अभिषेक और उनकी टीम के हाथों में जा रहा है। इसका सबसे बुरा दौर तब देखने को मिला जब चुनाव के बाद भड़की हिंसा के पीड़ितों से मिलने अभिषेक बनर्जी जमीन पर उतरे। जो कार्यकर्ता कल तक उनके नारे लगाते थे वे अचानक उग्र हो गए। उन्हें शारीरिक रूप से देखा जाए तो प्रताड़ित किया गया, उनको घेरा गया, कपड़े फाड़े गए, अंडे तो मारे गए और ईंट फेंकी गई। हालात इतने बेकाबू हो गए
कि अभिषेक को अपनी जान बचाने के लिए अपने सुरक्षाकर्मियों से लेकर हेलमेट तक पहनना पड़ा। यह कोई आम विरोध तो नहीं था, यह पार्टी के भीतर पनप रहे उसी वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ जमीनी कार्यकर्ताओं का सीधा विद्रोह था। जब हालात हाथ से फिसलने लगे तो ममता बनर्जी ने डैमेज कंट्रोल के लिए अपने घर पर विधायकों की एक बड़ी बैठक बुलाई। चुनाव में टीएमसी के 80 विधायक जीते थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ममता दीदी के बुलावे पर सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे। बाकी 60 विधायकों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। 18 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि ममता बनर्जी का ऑर्डर होता है, आदेश होता है, और इस तरह से उनके आदेश को विधायकों द्वारा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। विधायकों का यह विद्रोही गुट रीता प्रताप बनर्जी के पीछे लामबंद हो गया और बंगाल विधानसभा के स्पीकर रीता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता भी दे दी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब जाली हस्ताक्षर का मामला सामने आया। अभिषेक बनर्जी जो पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने स्पीकर को एक पत्र सौंपा जिसमें फरीद हकीम को चीफ व्हिप बनाने की बात थी। लेकिन रीता प्रताप ने तुरंत आरोप लगाया कि उस पत्र पर किए गए हस्ताक्षर पूरी तरह से जाली है। इसी जालसाजी की जांच के लिए राज्य की सीआईडी ने खुद अपने ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास, पार्टी मुख्यालय और अभिषेक बनर्जी के घर पर छापेमारी शुरू कर दी। सोचिए, भारतीय राजनीति का ये कितना साफ पक्ष था। और खासतौर पर अगर बंगाल की बात करें और बंगाल में भी ममता बनर्जी की बात करें तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे और ज़्यादा राजनीति में पतित जो कहा जाए एक स्ट्रक्चर क्या खड़ा हो सकता है। तो देखा जाए तो यह अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना थी जहाँ राज्य की पुलिस अपनी ही सत्ताधारी पार्टी के मुखिया के घर को खंगाल रही थी। अब बात करते हैं कि इस पूरी बगावत के कानूनी पहलू को लेकर कि आखिर इसमें इसके बाद क्या होता है। क्या इन बागियों की सदस्यता बची रहेगी? संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अगर किसी पार्टी के विधायक या सांसद दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। ये साफ साफ संविधान में प्रावधान है। इससे बचने का केवल एक ही रास्ता है, पार्टी के कुल सदस्यों का 2/3 हिस्सा एक साथ अलग हो जाए और किसी अन्य पार्टी में विलय कर ले। लेकिन यह इतना सीधा नहीं है। काकोली ने लोकसभा स्पीकर से मिलकर कहा कि वे पार्टी छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि संसद में एक अलग ब्लॉक के रूप में बैठना चाहते हैं। कानून कहता है कि यह नियम सिर्फ विलय पर लागू होता है, अलग ब्लॉक जैसी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। तो यहाँ काकोली कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते दिख रहे थे और इनकी बातें कहीं भी फिट बैठती नहीं दिख रही थी। तो वहाँ ये कहीं ना कहीं फंसते दिख रहे थे। तो यहाँ हमें महाराष्ट्र का दूसरी बात की उदाहरण भी ध्यान रखना चाहिए। एकनाथ शिंदे की बात करें अजीत पवार को लेकर, तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने ठीक इसी तरह पार्टी के भीतर से बगावत की थी और अंततः चुनाव आयोग और कोर्ट के माध्यम से मूल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर ही कब्जा कर लिया। ममता बनर्जी के सामने भी यही महाराष्ट्र का मॉडल खड़ा है। अगर वह कानूनी लड़ाई हारती हैं तो उनसे उनकी पार्टी का नाम, उनका प्रतिष्ठित चुनाव चिन्ह, करोड़ों रुपयों का पार्टी फंड और यहाँ तक कि पार्टी का मुख्यालय जो उनका घर भी है, मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि पार्टी मुख्यालय उनका घर है, तो वो सब हमेशा के लिए छिन जाएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरे वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है, मूल हिस्सा है। दिल्ली में बैठी बीजेपी को इस टूट से क्या मिल रहा है? दरअसल केंद्र सरकार आने वाले मानसून सत्र में कई बड़े बिल लाने की तैयारी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है परिसीमन और एक देश एक चुनाव। परिसीमन से लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा, जिसके लिए संसद में 2/3 विशेष बहुमत होनी चाहिए, यानी 543 में से लगभग 360 सीटों पर बीजेपी की पकड़ होनी चाहिए, उनकी आवश्यकता होगी, जो कि फिलहाल अभी नहीं है। वर्तमान में एनडीए के पास देखा जाए तो करीब 293 सीटें हैं। अब जरा गणित समझिए, अगर काकोली के 20 सांसद एनडीए का साथ देते हैं तो यह आंकड़ा 313 तक पहुंच जाता है। चर्चा तो यहाँ तक है कि तमिलनाडु में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस से नाराज चल रही डीएमके और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के कुछ सांसदों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हालांकि डीएमके के लिए परिसीमन का समर्थन करना राजनीतिक आत्महत्या हो सकता है, क्योंकि इससे दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व संसद में घट सकता है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं डीएमके के पास भी एक बड़ा सवाल है और बीजेपी के पास भी एक टफ सवाल कि वो डीएमके को कितना रिझा पाती है। फिर भी अगर बीजेपी यह जादुई आंकड़ा रिझा कर जुटा लेती है तो देश की संसदीय रूपरेखा को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, राजनीति विज्ञान में एक सिद्धांत है
जिसे द डोमिनेंट पार्टी सिस्टम कहा जाता है। इसका मतलब है कि देश में एक पार्टी इतनी ताकतवर और विशाल हो जाती है कि सारा चुनावी फंड, मीडिया, नौकरशाही और महत्वाकांक्षी नेता उसी तरफ खींचे चले आते हैं और छोटी क्षेत्रीय पार्टियां धीरे धीरे खत्म होने लगती। भारत आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों में ऐसा ही था और आज हम फिर उसी दिशा में लौटते हुए भारत को देख रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो हार नहीं मानेंगी और शून्य से पार्टी खड़ी करेंगी। उनके पास कांग्रेस में विलय करने का भी एक ऑप्शन है, जिसकी चर्चा भी पर्दे के पीछे चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह इस सियासी सुनामी को रोक पाएंगे? क्या भारत में क्षेत्रीय दलों का युग समाप्त हो रहा है और हम एक वन पार्टी डोमिनेंस की ओर बढ़ रहे हैं? मेरा सवाल यूं ही नहीं है। हमारे सामने वो सच होने जा रहा है जिसे लेकर किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर आप आज के पूरे राजनीतिक परिदृश्य को एक साथ जोड़कर देखें तो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी का टूटना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व के लिए लगातार संघर्ष करना, स्ट्रगल करना और नवीन पटनायक जैसे दिग्गज का उड़ीसा हारना और अब बंगाल में टीएमसी जैसे अजय किले का ढहना, ये सब क्या बता रहा है? ये सब साफ साफ बता रही हैं कि सत्ता में परिवारवाद, गुटबाजी, घोटाले, मनमानी से तंग आ चुकी जनता के पास बीजेपी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और अगर हम सारी पार्टियों को साइड कर दें और देश को आगे रखें तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज जिस भी पार्टी में देश की अधिकांश जनता विश्वास जता रही है, उसने या फिर उसके नेता कल को अगर अपनी मनमानी करने लगे तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो पार्टी राजनीति में एक ब्लैक होल की तरह बर्ताव नहीं करेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर भविष्य में वन नेशन वन इलेक्शन या परिसीमन जैसे कानून सच में लागू हो गए तो राष्ट्रीय मुद्दों की भारी सुनामी में क्षेत्रीय और स्थानीय आवाज़ें पूरी तरह से दब जाएंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि हम शायद एक ऐसे ऐतिहासिक चौराहे पर खड़े हैं जहां से भारत का लोकतंत्र अपनी बहुदलीय विविधता को पीछे छोड़कर फिर से 1950 और 60 के दशक वाले उसी दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां सत्ता के केंद्र में सिर्फ एक विशाल पार्टी हुआ करती थी। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए स्थिरता का नया अध्याय है या विपक्ष का अंत, या एक ऐसा कहा जाए तो खुला पन्ना है जिसका जवाब आने वाला वक्त और देश की जनता ही तय करेगी। आपकी ओवरऑल इस पर क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।